आप सभी का स्वागत है पुनः HLV डिजिटल क्लासेज में। एक केमिस्ट्री का अगला वीडियो है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में के लिए है। इसका पहला क्वेश्चन है घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां अथवा कोर की लंबाई। तो पहला क्वेश्चन हट चुका है, ये आपके कोर्स में नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसका 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलयन की मोलरता मोल प्रति लीटर में है। अब देखिए विलयन की मोलरता M बराबर होती है वेट बटे मालिकुलर वेट बटे वॉल्यूम लीटर में। कैसी को और मॉडिफाइड करें तो ये हमारा होता है वेट बटे मालिकुलर वेट गुणे वॉल्यूम। अगर इसको ml में कर दें तो हमारा ml में दिया है, ml में कर दें तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बनता है मोलरता का। अब मोलरता M बराबर हमारी हो जाएगी, वेट हमारा दिया हुआ है 9 ग्राम NaOH, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 1000 बटे मालिकुलर वेट NaOH का मालिकुलर वेट। देखिए NaOH का मालिकुलर वेट Na का होता है 23, O का होगा 16, H का होता है 1, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो इस तरह से मालिकुलर वेट NaOH का हमारा 40 हो जाएगा। गुणे वॉल्यूम हमारा दिया है, आयतन दिया है 450 ml। अब नीचे के 2 जीरो काट देते हैं, ऊपर से 5 से काट देंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो 2 करना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 9 से 9 हमारा कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 ये 0.5 मोल प्रति लीटर के बराबर होगा, जिसमें दिए हुए विकल्प हैं। पहला विकल्प है 0.4 का, दूसरा दिया है 0.5, यही आपका सही विकल्प होगा। 0.5 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्यकोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो शून्यकोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। अब देखिए शून्यकोट अपक्रिया के लिए हमारा व्यंजक होता है x बराबर kT के, इसलिए k बराबर हमारा हो जाएगा, वेग स्थिरांक कह रहा है तो k बराबर हमारा हो जाएगा x अपॉन टी के। अब x हमारी सांद्रता है तो सांद्रता का यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स बटे समय के लिए हमारे हो जाएगा सेकंड। एक साथ करेंगे तो ये बनेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये पहला विकल्प है मोल इनवर्स, ये गलत है। दूसरा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है मोल लीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर इनवर्स, यही आपका सही विकल्प होगा। तीसरा विकल्प इसका सही है। चौथा है सेकंड इनवर्स, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए गाटरमान कॉक लिखा है, कोच होता है। गाटरमान कॉच अपक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। अब बेंजीन कौन बनाएगा? पहला विकल्प है बेंजील क्लोराइड, दूसरा है बेंजील डिहाइड, तीसरा है टाल्विन, चौथा है कोई अपक्रिया नहीं होती। अब देखिए बेंजीन गाटरमान को अपक्रिया में हम क्या करते हैं, बेंजीन की क्रिया हम करा देते हैं CO प्लस HCl के साथ AlCl 3 की उपस्थिति में AlCl3 और Cu
Cl की उपस्थिति में जिसको हम रिएक्ट करा देते हैं, तो देखिए क्या होता है। अब ये CO जो आपका होता है, CO और डबल बॉन्ड और O का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड C की ओर बना होता है। अब हमारा होता क्या है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये टूट जाता है। तो चूंकि O इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी 2 वैलेंसी खाली हो जाती है। एक की पूर्ति के लिए हमारा H आ जाता है और एक वैलेंसी हमारी रिक्त रह जाती है। तो इस तरह से हमारा ये आपका समूह CHO बन जाता है। अब रिंग से हमारा एक H निकलता है और Cl से मिलकर के Cl बना लेता है और रिंग के ऊपर हमारा ये CHO जुड़ जाता है। इस तरह से हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये आपस में क्रिया करते हैं तो हमको मिलता है CHO। बेंजीन रिंग पे CHO हो जाता है तो हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हमारा दिए हुए विकल्प में है, दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, बेंजल्डिहाइड बनाता है। कार्टरमान प्रक्रिया द्वारा बेंजीन से हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका सेकंड विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बिल एमीन अक्रिया नहीं देती है। कार्बिल एमीन अक्रिया नहीं देती है। अब देखिए कार्बिल एमीन अक्रिया, कार्बिल एमीन अक्रिया हमारी प्राथमिक एमीन से जब कार्बन प्राथमिक एमीन RNH2 की क्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं KOH की उपस्थिति में, KOH NaOH की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जब हम 3 के ले लेते हैं तो 3 के Cl बन जाते हैं और 3 और पानी बन जाते हैं। और हमारा यहाँ पर C शेष बचता है, वो C यहाँ H इसके O से मिलकर पानी बना देता है। तो इससे हमारा ये बन जाता है RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। जो हमारी प्राथमिक एमीन की क्रिया हमारी जब होती है तो हमारा एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है कार्बिल एमीन में। तो पहला दिया हुआ है प्राथमिक अभिक्रिया है, तो इससे हमारी अभिक्रिया हो जाएगी कार्बिल एमीन की। दूसरी मेथिल एमीन, ये भी क्रिया कर लेगा। तीसरा है सेकेंडरी एमीन है, तो सेकेंडरी एमीन हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। यही हमारा तीसरा, यही विकल्प हमारा सही होगा। तीसरा सही है, चौथा भी हमारी हो जाएगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है। डीएनए में नहीं होता है, तो डीएनए में हमारा थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, यूरेसिल नहीं होता। डीएनए में हमारा यूरेसिल नहीं होता। इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनलीन के नाइट्रीकरण की विधि और क्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए हमारा एनलीन का जो नाइट्रीकरण है वो हमारा सीधे अक्रिया, एनलीन के नाइट्रीकरण की सीधी अक्रिया संभव नहीं है। तो हम इसमें पहले एनलीन के नाइट्रीकरण करने में बेंजीन पर लगे हुए H2 समूह को पहले हम सुरक्षित करते हैं। उसके सुरक्षित करने के लिए हम पहले एनलीन का एसिटिलीकरण करते हैं। एसिटिलीकरण करने के बाद तब हम नाइट्रीकरण करते हैं, जिससे देखें तो एनलीन का सीधे नाइट्रीकरण संभव नहीं है। पहले एसिटिलीकरण द्वारा NH2 समूह को सुरक्षित करते हैं। NH2 समूह को सुरक्षित
करते हैं, फिर HNO3 द्वारा नाइट्रीकरण, फिर HNO3 द्वारा नाइट्रीकरण और बाद में जल अपघटन से मुख्य जल अपघटन से आर्थो व पैरा एनिलीन उत्पाद प्राप्त होते हैं। उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे हमने एनिलीन, ये हमारी एनिलीन है NH2, इसका हम एसिटिलीकरण करते हैं। इसकी क्रिया हम करा देते हैं CH3COCl से। इस तरह से हमारा यहाँ का Cl बन करके हमारा निकल जाता है और ये हमारा एसिड समूह जुड़ जाता है NH के साथ। तो इस तरह से हमारा ये रिंग पे लग जाता है NHCOCH3, ये हमारा बन जाता है। एसिटिनलाइट बन जाता है, ये हमारा बन जाता है एसिटिनलाइट बन जाता है हमारा, एसिटिनलाइट बन जाता है। फिर इसके बाद हम नाइट्रीकरण करते हैं, HNO3 से क्रिया कराते हैं सांड H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो हमको मिल जाता है ये NHCOCH3, ये हमारा यहाँ पर NO2 जुड़ जाता है, और फिर पैरा स्टेज पे NO2 जुड़ जाता है। यहाँ पर NHCOCH3 और पैरा स्टेज पे भी जुड़ जाता है हमारा NO2। इस तरह से हमको आर्थो और नाइट्रो पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। पुनः इनका हम जल अपघटन कराते हैं। तो अब इनका जब हम जल अपघटन कराते हैं, H2O की जब क्रिया कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारा जल का जो H है NH से जुड़ के NH2 बना लेता है, और जल का OH ये हमारा CH3COOH में कन्वर्ट होकर के बाहर हो जाता है। इस तरह से हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पर सुरक्षित हो जाता है। तो इसके लिए आगे यहाँ जगह नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से हमको ये मुख्य उत्पाद के रूप में हमको मिल जाता है। इस तरह से रिंग पे हमारा ये NH2 होता है और यहाँ पर NO2 और दूसरा हमारा NH2 और पैरा स्टेज पे हमारा NO2 जुड़ जाता है। इस तरह से हमको आर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त हो जाती है। ये हमारी होती है आर्थो नाइट्रो एनिलीन
और ये हमारी पैरानाइट्रोइलिन हमको प्राप्त हो जाती है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज की निम्नलिखित से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए ग्लूकोज की क्रिया पहले हमको हाइड्रॉक्सिलेमीन से करानी है। तो देखिए पहला है हमारा हाइड्रॉक्सिलेमीन से ग्लूकोज। हमारा ग्लूकोज हमारा बनेगा CHO, फिर CHOH का होल 4 CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब इसकी क्रिया हम करा देंगे हाइड्रॉक्सिलेमीन से। तो हाइड्रॉक्सिलेमीन से करा देंगे NH2OH से। NH2OH से करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर CH जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वो यहाँ से निकलता है और हाइड्रॉक्सिल समूह में H2, तो हाइड्रॉक्सिल समूह का H2 और यहाँ CHO का O निकल करके पानी बन जाता है। अब यहाँ 2 H निकलते हैं तो इसकी 2 वैलेंसी में कमी आती है, यहाँ वो निकलता है तो C में 2 वैलेंसी कमी आती है। इसलिए अगला ग्रुप जो ये हमारा बचा हुआ है NOH वो जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो CH और ये डबल बॉन्ड वो निकला, डबल बॉन्ड लग गया। यहाँ N से 2H निकले, उसमें भी 2 बंद की कमी है। इस प्रकार हमारा N 2 बंद के साथ जुड़ जाता है और OH, और नीचे हमारा जो कहते हैं शेष बचता है CH2OH। इस तरह से हमारे बन जाता है ग्लूकोज ऑक्सिम। ये 4 होगा, सॉरी 4 अणु होते हैं, 4 5 6, ये हमारा बन जाता है ग्लूकोज ऑक्सिम। ग्लूकोज ऑक्सिम ये हमारा प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरी अक्रिया हमारी है HCN से अक्रिया। तो देखिए HCN जो है ये भी योग क्रिया प्रदर्शित करता है। तो ग्लूकोज की क्रिया जब हम HCN से कराते हैं तो CH डबल बॉन्ड O CHOH का होल 4 और ये हो जाएगा CH2OH। HCN से क्रिया करा देंगे, HCN से क्रिया करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर CHO में क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा O की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आ जाती है, इसलिए माइनस हो जाता है। C की विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए ये प्लस हो जाता है। अगला वाला यहाँ पर हमारा जो ये है इसमें H प्लस होता है और Cn माइनस बनता है। अब H प्लस O मिलकर के OH बना देते हैं, बीच का बंध टूट जाता है और Cn माइनस और C प्लस आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। इस बार हमारे यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ जाता है। तो देखिए या कैसे जुड़ जाता है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाता है CH डबल बॉन्ड O। अब ये हमारा हो जाएगा CH, ये O से हमारा OH जुड़ जाएगा और C से हमारा जुड़ जाएगा Cn, और ये हो जाएगा CHOH का होल 4 और नीचे हो जाएगा CH2OH। इस तरह से हमारा ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो हमारा ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन हमको मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे, अगला क्वेश्चन है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो सूत्र की गणना करनी है। अब देखिए हमारा परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब
अब अर्धपारगम झिल्ली से होकर शान विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण दाब कहलाता है। परासरण कहलाता है। इस परासरण को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो ध्यान लेते हैं, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। फिर कहलाता है परासरण दाब और विलय के मोलक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। अब विलयन की हमारी जो सामान्य समीकरण होती है, विलयन की सामान्य समीकरण तो हमारा होता है P बराबर NST। P बराबर हमारी होती है NS, T के बराबर हमारी होती है। अब देखिए ये हमारा P बराबर होता है NST, तो N अपान V हो जाता है, N अपान V ST के। अब देखिए N हमारे मोल होते हैं, तो N बराबर हमारा होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार के बराबर होता है। इस तरह से हम n का मान रख देते हैं, तो P बराबर हमारा हो जाता है भार बटे अणुभार बटे आयतन इंटू S इंटू T के। m यहाँ हमारा चला आता है, तो m बराबर हमारा हो जाता है W अपान P इंटू V इंटू S इंटू T। यही हमारा विलय के मोलक द्रव्यमान परासरण दाब और मोलक द्रव्यमान में संबंध हो